हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसमें एक टॉपिक आता है जी। वैसे तो बहुत सारी वेस्टर्न फिलोसफीज हैं, तो उन्हीं में से एक है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जहां पर भी ये टॉपिक सिलेबस में है या जहां पर वेस्टर्न स्कूल सिलेबस में है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए। प्लस पीजीटी एजुकेशन, किसी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो पे भी कमेंट कर रखा था कि वेस्ट बंगाल के पीजीटी एजुकेशन का सिलेबस भी करवा दीजिए। पहली बात तो आप सिलेबस भेज दीजिए, और दूसरी बात, बहुत सारे टॉपिक्स क्लैश करते हैं एजुकेशन में। अब मैं चाहे भले ही ओडिशा के लिए करवा रही हूँ ये बच्चों के लिए, बट जहां जहां ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वहां वहां आपको हेल्प होने वाली है। ओके, सो हमेशा ये मत सोचा कीजिए कि थंबनेल में आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसका नाम लिखा हो तो ही आप वो टॉपिक करें। ओके, पहले से भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, सो वो अगर आपके सिलेबस में है तो वो इंपॉर्टेंट है और उनको कर लीजिए पहले से। ठीक है, जैसे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला यूनिट है आप लोगों का पीजीटी एजुकेशन में, जो सिलेबस मैंने दिखाया था वो सारा मैंने करवा रखा है। तो जब तक मैं बाकी टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, सो थर्ड यूनिट आप लोगों की ऑलरेडी कवर्ड है। सो मेक श्योर आप उसको कर लें। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचा कीजिए कि बिल्कुल आपके मतलब जो एग्जाम आप दे रहे हैं वो थंबनेल पे लिखा होगा या मैं स्पेसिफिकली उसका नाम मेंशन करूं तभी आप वो टॉपिक करें। जहां पर भी सिलेबस में है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। मेक श्योर इस लेक्चर को आप लास्ट तक सुने, बिकॉज वो होता है ना फिलोसफी थोड़ी सी वो होता है कि फिलोसफी झाड़ना आसान होता है लेकिन फिलोसफी को समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश करूंगी स्टोरीज वगैरह जैसे जैसे बता के इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लंबा लेक्चर होने वाला है फॉर श्योर, और ये भी तब लंबा होने वाला है जब मैंने बहुत कंपाइल किया है इन चीजों को अलग अलग जगह से पढ़ के। ओके, सो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें। चलिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो मेनली अगर बात करें तो ये यूरोपियन फिलोसफी जो कि ओरिजिनेट हुई, मतलब जब 20th सेंचुरी, हम ना एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि भाई ये 1940 में स्थापित हुई या 1880 में स्थापित हुई, ऐसे नहीं बोल सकते हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए। ओके, क्योंकि ये किसी एक इंसान ने नहीं दिया, ये फिलोसफी धीरे धीरे बनी है। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस दौरान ये काफी पॉपुलर हो गई, यानी धीरे धीरे ओरिजिनेट हुई ये पहले ही। ठीक है, जो अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म का सीड देखें कि कहां से ये बननी शुरू हुई, इसका बीज देखें, सो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में हमें जाके मिलेगा ये कि अर्ली पीरियड में शुरू हो गई थी। 18th सेंचुरी के दौरान जो है ये हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलोसफी है वो शुरू हुई थी। वहां पे उस टाइम पे रीजन अलग थे। उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंस दी जा रही थी वो ऑब्जेक्टिविटी को दी जा रही थी। मतलब एक होता है सब्जेक्टिव होना, नेचर, तो वो सब्जेक्टिव अगर नेचर है, JUCT सब्जेक्ट, JECT सॉरी, ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव है कोई भी चीज नेचर में, दैट मीन्स उसका बहुत ब्रॉड स्कोप है। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना हमें, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें लिख के आना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहले की बात हो रही है, ये इनिशियली ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया गया था रादर देन सब्जेक्टिविटी। ये चीज आपको याद रखनी जरूरी, क्योंकि अगर हम पूछा जाए ना कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का फीचर क्या है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच उसका फीचर है। सब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं जो भी आने वाले हमारे फिलोसोफर्स होंगे वो सारे के सारे। ओके, बट उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब ये बननी शुरू हुई थी, सो उस टाइम पे रीजन और नेचर को जो माना जा रहा था, इंपॉर्टेंस जो दी जा रही थी वो ऑब्जेक्टिविटी को दी जा रही थी, जो कि फिलहाल का जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसके अगेंस्ट थी ये चीजें। ठीक है, सो जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी है वो किसी एक फिलोसोफर ने नहीं बनाई है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट के नाम दे रखे हैं। अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ना वो आइडियलिज्म के अगेंस्ट है, मतलब वो आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर क्रिटिसाइज करें तो आइडियलिज्म में तो हम कहीं ना कहीं भगवान को मान रहे थे, लेकिन यहां पर ये भगवान को नहीं मान रहे। तो अगर इन जनरल पूछा जाए, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म में गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत सारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, मतलब वो फिलोसोफर्स हैं जो मानते हैं कि भगवान होता है। ठीक है, जैसे जो सोरेन किरकेगार्ड हैं, जो कि जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोलते हैं, वो, और जो गैब्रिएल मार्सेल हैं, इनको थीस्टिक, मतलब एक होता है एथिस्ट मतलब नास्तिक, और थीस्टिक मतलब आस्तिक, जो भगवान में मान रहे हैं, तो इनको थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोला जाता है। उसके अलावा ये जो हमारे सार्ट्रे हैं या फिर कैमुस हैं, इनको बोला जाता है कि ये एथिस्ट हैं और ये भगवान में नहीं मानते।
इन जनरल पूछा जाए तो एथिस्ट ही हैं, सारे के सारे नास्तिक हैं, बट उसमें से कुछ एक भी हैं, कुछ एक लोग हैं जो भगवान में मानते हैं, और उनमें ये दो नाम प्रोमिनेंट हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब भी फिलोसफी की बात आती है ना, तो एक बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि फिलोसफी, कोई भी फिलोसोफर जो है उसकी पर्सनल लाइफ से ही निकलती है, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है वही तो आगे जाके आपकी फिलोसफी बनेगी ना। सो वही स्टोरी हम सोरेन किरकेगार्ड की पढ़ेंगे एक बार, ताकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए चीजें। तो सोरेन किरकेगार्ड जो हैं वो कोपेनहेगन में उनका जन्म हुआ, एक वेल्दी फैमिली में जो कि एक्सट्रीमली रिलीजियस व्यूज में थे, मतलब रिलीजन को मानते थे। वो 1813 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। फिजिकली वो फ्रेल थे और मेलेंकोलिक थे टेम्परामेंट में। मेलेंकोलिक वर्ड देख के अगर आपने पर्सनैलिटी के टाइप्स पढ़े हो, पर्सनैलिटी की थियरीज पढ़ी हो जो मैंने आपको करवा रखी हैं, सो उन्हीं के पर्सनैलिटी टाइप में आता है मेलेंकोलिक। सो जब आप पर्सनैलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल में मैंने समझा रखा है। एक ग्लूमी एटमोस्फियर ऑफ रिलीजियसिटी प्रिवेल्ड इन द हाउस, तो घर में बहुत अच्छा रिलीजियस माहौल था। फिलोसॉफिकली इंपॉर्टेंट इवेंट जो उनकी लाइफ में हुआ वो एक लव अफेयर हुआ, उनको रेजिना ऑल्सन से प्यार हुआ, दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। बट इनको जो सोरेन है, इनको एक डिफिकल्टी महसूस हो रही थी अपने, मतलब अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में, कि एंगेजमेंट तो हो गई है बट क्या मैं इसके साथ सारी लाइफ, मतलब मेरा जो टेम्परामेंट है, इनका जो टेम्परामेंट है, क्या ये फैमिली के साथ एडजस्ट हो पाएंगे। सो वो जो डिसीजन होता है ना इंपॉर्टेंट लाइफ वाला, वो स्ट्रगल कर रहे थे वो डिसीजन लेने में, ठीक है। यानी कि डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट रहेगा किसका, एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी का, कि आप डिसीजन मेकिंग कर पाए, आपकी चॉइस हो, जो आप करना चाहें वो कर सकें, ठीक है। सो किरकेगार्ड ने और ये एक्सपीरियंस भी किया गॉसिप कहां से, सोसाइटी से, कि सोसाइटी में कुछ और बोल रहे हैं उनके बारे में, या इससे शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, और उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। इन हिज मैच्योर ईयर्स फिर वो रिलीजन की तरफ टर्न आउट हो गए, कि भाई रिलीजियस माहौल या रिलीजन के ऊपर फोकस करने लग गए, उसके बारे में पढ़ने लग गए, और एक लोनली लाइफ जो है उन्होंने बिताई, और 1855 में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, ठीक है। उनके इंपॉर्टेंट काम को अगर देखें तो इधर और, या फियर एंड ट्रेम्बलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेड, स्टेजेस ऑन लाइफ्स वे, इस तरीके का काम उनका रहा है। ये स्टोरी बताने का एक ही पर्पस था कि चॉइस, हर जगह पे आपको ना एक चॉइस देखने को मिलेगी, एक फ्रीडम देखने को मिलेगी, कि ये आपकी लाइफ है, तो आप डिसाइड करें आपको क्या करना है, ना कि सोसाइटी डिसाइड करे, ओके। सो ये चीज, ये दो चार वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। इन्होंने जो है 3 स्टेजेस बताई एग्जिस्टेंस की, कौन कौन सी स्टेज अपनी लाइफ के बेसिस पे, डेफिनेटली सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि एस्थेटिक स्टेज जो है वो रहेगी, जिसमें आप जो है कोई कमिटमेंट नहीं कर रखी, आपने कोई कंटिन्यूटी ही नहीं है लाइफ में, आप मतलब आपको बहुत नफरत होती है अगर आप जो चॉइस बना रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, और कोई भी उस पर लिमिट लगाई जाती है, कि मान लो पेरेंट्स मना कर दें, सोसाइटी मना करे किसी चीज को लेके, सो वो आप क्या उस टाइम पे थोड़े से रेबेलियस होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है। सो एक एटीट्यूड आपका इमोशंस पे और सेंस इंपल्स पे चल रहा है, कि जो आपका मन कर रहा है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एस्थेटिक स्टेज रहेगी। दूसरी स्टेज आती है एथिकल स्टेज। ये तीनों स्टेजेस का नाम तो एटलीस्ट याद रखिएगा कि ये सोरेन ने दी हैं, ठीक है। तो दूसरी स्टेज आती है लाइफ में एथिकल स्टेज, जिसमें आप सोचते हैं, जो भी चॉइसेस आप बनाते हैं वो मोरल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी चॉइसेस जो है वो बनाते हैं, ठीक है। सो यानी कि एथिक्स को, वैल्यूज को यहाँ इंपॉर्टेंस मिल रही है। जो कोई भी है, मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर, कोई भी इंसान प्रेजेंट है या सोसाइटी है, उसका इन्फ्लुएंस आपकी चॉइसेस पे रहता है। यहाँ पे आप बिल्कुल शेपलेस थे, कोई शेप नहीं थी, आपका जो मन कर रहा था आप कर रहे थे, तो वो शेपलेस से आप शिफ्ट हो रहे हैं इंडिविजुअलिज्म की तरफ। मतलब शेपलेस इंडिविजुअल था ना, वो अब चेंज हो रहा है, वो पास्ट की, फ्यूचर की, और आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या सोच, सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स को सोच रहे हैं। सो ये एथिकल स्टेज आती है हमारी। और थर्ड स्टेज आती है हमारी रिलीजियस स्टेज, जो कि एक की कमिटमेंट, मतलब फ्रॉम वंस कमिटमेंट टू द इम्पर्सनल लॉ मैन टेक्स अ लीप टू पर्सनल एब्सोल्यूट। तो इसमें आप एब्सोल्यूट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिलीजन को मानते हैं। कोई भी रॉन्ग बिहेवियर या कोई भी गलत चीज अगर आपने कर दी, आपने जो भी लॉ माने जाते हैं उनको अगर आपने तोड़ दिया, वॉयलेट कर दिया, तो आपने पाप कर दिया, ठीक है। तो जो सेंस ऑफ सिन है ना, पाप करने वाली चीज इस स्टेज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एथिकल में
नहीं होती वो, तो वो सिर्फ सिन पाप वाली स्टेज, रिलीजियस स्टेज में रहेगी। और जब भी आप कोई वायलेट करते हैं चीज को, तो आपको ऐसे मतलब कोई लॉ वायलेट कर दिया आपने, तो आपको ऐसे लगेगा कि, या माना जाएगा ऐसा कि आप जो है भगवान के अगेंस्ट कोई काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेन्युइन सेल्फहुड जो है वो अटेन कर लेता है मैन, उसका जो फेथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। एंड एक और चीज अगर हम बात करें तो ओनली वन who has been faithful to the ethical laws, तो जो बिल्कुल फेथफुल है ना, जो पाप नहीं करेगा, सारे लॉज को फॉलो करेगा, जो जो चीजें हैं उन सबको वैसे ही फॉलो करेगा, वो इस स्टेज तक या इस स्टेज के बियॉन्ड जा पाएंगे। अगर आप जो है अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, चीजों को एथिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं या वॉयलेट कर रहे हैं लॉज को बार बार, सो आप जो है रिलीजियस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप इस स्टेज पे तभी पहुंच पाएंगे, वही एक इंसान पहुंच सकता है या इसके बियॉन्ड जा सकता है जो कि फेथफुली एथिकल लॉज को फॉलो करे। तो ये 3 स्टेजेस बताई जो सोरेन है उन्होंने, कि ये 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ में। एस्थेटिक स्टेज, दूसरी रहेगी हमारी एथिकल स्टेज और तीसरी रहेगी रिलीजियस स्टेज। तो ये किसने दी है, ये नाम याद रखिएगा। सोरेन जो है उनको फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोला जाता है। ओके, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म बेसिकली है क्या? तो ये एक टाइप ऑफ फिलोसफी है जो कि एनालाइज करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो वो एक अवेयरनेस अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, सो उसके बारे में अवेयर करना इस थ्योरी, ये जो हमारी फिलोसफी है इसका काम है। सो बेसिकली इतना ध्यान रखिए कि ये जो फिलोसफी है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए बनाई गई है। ओके, इस डेफिनेशन से हमें ये तो समझ आ रहा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म सबसे पहले उन सारे क्वेश्चन से डील करेगा जो कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, कि ह्यूमन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो वो एग्जिस्टेंस जो है उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस को ये सबसे पहले टैकल करेंगे। और दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एक थियरी नहीं है, मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग के बारे में ही नहीं है ये सारी की सारी थियरी, बट ये उस बारे में भी है कि जो जो चीजें, चाहे वो इंटेलेक्चुअल चीजें हो या सोशल फोर्सेस हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, जो चीज एक ह्यूमन बीइंग को अपनी फ्रीडम से दूर खींच रही है, मतलब अगर मेरे पे पाबंदियां लगाई जा रही है, मैं अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रही हूं, तब एग्जिस्टेंशियलिज्म पिक्चर में आता है, क्योंकि ये उन चीजों को डिस्कस करते हैं, अवेयर करते हैं कि आपकी फ्रीडम, मतलब एक ऑथेंटिक फ्रीडम जो है वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है कि आप अपने डिसीजंस खुद लें। ओके, सो ये घूम फिर के बात यहां पर आएगी। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि ये सिर्फ थियरी ह्यूमन बीइंग के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये उन सारी चीजों के बारे में है, उन सारी चीजों के बारे में ह्यूमन को अवेयर करने पे है जो कि उसको इंटेलेक्चुअल या कोई भी सोशल फोर्सेस हैं जो उसकी फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एक फीचर्स डेफिनेटली रहेंगे। ये फर्स्ट फीचर अगर आपने नेट का एग्जाम दिया हो तो आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी ना फिलोसफी से बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं आते, मोटे तौर पे चीजें पूछी जाती हैं। सो उन मोटे तौर पे सबसे पहले तो यही पूछी जाती है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्या फीचर है, और नीचे ऑप्शन में दे देंगे कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड करती है एसेंस को। प्रीसीड का मतलब रहेगा पहले, जैसे प्रोसीड होता है ना कि मतलब प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले, कि भाई पहले एग्जिस्टेंस है और फिर कोई भी एसेंस की बात हम करेंगे। मतलब अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे सो एक डेफिनेट नेचर या क्या एसेंस है वो चीजें तो होंगी ही नहीं ना, राइट। तो आप पहले एग्जिस्ट करेंगे। ये फिलोसफी जो है मैन की ये स्टार्ट होती है कि वो पहले एग्जिस्ट करती है, रादर देन मैन एक थिंकिंग सब्जेक्ट है। तो आप सोचना समझना बाकी चीजें तो बाद में सोचेंगे, आपका नेचर क्या होगा, एसेंस क्या होगी, वो बाद में आएंगी, पहले एग्जिस्टेंस आएगी। तो पहले जो इंसान है वो एग्जिस्ट करता है, खुद को एनकाउंटर करता है और फिर आगे चीजें डिफाइन करती हैं। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस जो है मैन की वो पहले आएगी, इज सेट विद द वैल्यू और एसेंस। वैल्यू और एसेंस जो है वो बाद में आएंगी, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब क्या है, उसकी कोई एसेंस होगी ही नहीं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो। और मैन जो है वो खुद को कैसे डिफाइन करता है, सब्जेक्टिविटी से, मतलब वो अपनी चॉइसेस, अपनी फ्रीडम, अपना एंगेस्ट उनके बीच में ही रिवॉल्व करता रहता है। सो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, चॉइस के ऊपर बहुत फोकस है इनका, चॉइस पे, फ्रीडम पे। ठीक है,
और फ्रीडम अगर है और चॉइस है या आप डिसीजन ले रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेफिनेटली आ जाएगी। तो ये 3 वर्ड जो हैं ये थीम्स होती हैं एक्चुअली एग्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत सारी, उन बहुत सारी में से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑफन इज एसोसिएटेड विद एंजाइटी, ड्रीड, अवेयरनेस ऑफ डेथ एंड फ्रीडम, क्योंकि जब आप खुद के फैसले खुद ले रहे हैं तो आप कॉन्सिक्वेंसेज से भी थोड़ा सा डरेंगे, आप आगे क्या होगा उससे भी थोड़ा डरेंगे। तो एक एंजाइटी जो है वो एसोसिएटेड रहती है जब भी आपको चॉइस या फ्रीडम मिल रही होती है। सो पहली चीज है कि भाई एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बीइंग पहले और उसके बाद एसेंस आती है, तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड कर रही है एसेंस को। दूसरा, जब आप खुद सारी चीजें कर रहे हैं, आपके पास चॉइस है, तो सब्जेक्टिविटी बढ़ गई ना। अब आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज भी बोली कि ट्रुथ जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। अगर आप ये देखेंगे कि चोर चोरी कर रहा है सो आपको वो चीज गलत लगेगी, लेकिन चोर के हिसाब से वो चीज सही है, हो सकता है उसको खाने को ना मिल रहा हो, ठीक है। सो वो जो सच है ना, ट्रुथ है, वो सब्जेक्टिव होता है। कोई भी येस नो वाली सिचुएशन नहीं होती, ग्रे एरिया होता है बहुत जगह पे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ओके, सो ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी, और ये जो ऑब्जेक्टिविटी और एब्स्ट्रैक्शंस हैं ये सिर्फ हेलुसिनेशंस हैं और ये दूर की बातें हो गई। ओके, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म में जो फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये ना कि ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं करते, जो मैंने आपको बताया था कि इनिशियली जब एग्जिस्टेंशियलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ तो ऑब्जेक्टिविटी पे एम्फेसिस किया गया था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में सब्जेक्टिविटी पे फोकस किया गया है। और ये सब्जेक्टिविटी हमने किरकेगार्ड के भी केस में देखी कि कैसे उन्होंने लाइफ में अपनी चॉइसेस बनाई और ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव दिखाया गया, ठीक है। ईच इंडिविजुअल बाय प्रोबिंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ वंस सब्जेक्टिविटी कैन डिस्कवर द ट्रुथ ऑफ वंस बीइंग एंड डिस्कवर हिज ऑथेंटिक रोल इन लाइफ। तो जब सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं तो आपकी लाइफ क्यों है, आपका क्या सच है, आप क्यों इस संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका क्या रोल है, आप क्या करने के लिए संसार में पैदा हुए हैं, सो वो सारी चीजें सब्जेक्टिव होंगी और वो इंसान खुद ही खोज सकता है, कोई दूसरा आके आपको नहीं बताएगा। ओके, सो एक तरीके से ये एक क्रिएटिव प्रोसेस हो गया जो आपको फ्रेश इंसाइट देगा कि आप क्यों इस संसार में हैं और आप सर्च करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ आ गया होगा कि सब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस है। सब्जेक्टिविटी यानी कि सबकी अपनी अपनी चीजें, ऐसा नहीं हो सकता कि यस और नो एक ही आंसर हो। ओके, मैन की फ्रीडम, ये तो डेफिनेटली बार बार यही बोला जा रहा है कि बेसिक फीचर जो है ह्यूमन पर्सन का वो क्या होता है, उसकी फ्रीडम होती है, वो भी बिल्कुल ऐसे बेलगाम और अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम जो है वो, ठीक है। सोसाइटी और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, ना कि हम उनके लिए। ये चीज पे फोकस करते हैं ये, ठीक है। क्योंकि आइडियलिस्ट क्या बोलते हैं, आइडियलिस्ट बोलते हैं कि भाई जैसे संसार बना रखा है हमें उसी के हिसाब से चलना है, जैसे सोसाइटी बनी हुई है सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना है। बट एग्जिस्टेंशियलिज्म इसके उलट बोलता है, ऑपोजिट चीज बोलता है कि सोसाइटी और जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, फैमिली आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो वो जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए बनाई गई हैं, ना कि हम उनके हिसाब से चलें। तो वो चीजें हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। ओके, अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो एक जनरल विल हो जाएगी ना, मतलब कि ये करना है सबको, तो वो जनरल विल हो जाएगी। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म बोल रहा है कि जनरल विल एग्जिस्ट नहीं करती, सबकी अपनी अपनी विल होती है, इंडिविजुअल विल एग्जिस्ट करती है। ओके, आइडियलिज्म में एक जनरल विल एग्जिस्ट करेगी कि भाई सोसाइटी का ये नॉर्म है, ये आपको जनरल है, ये फॉलो करना है सबको। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो जनरल विल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो इंडिविजुअल विल को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ओके, देन ऑब्वियसली ये आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी रिएक्शन होगा वो आइडियलिज्म के अगेंस्ट होगा। हाईली क्रिटिकल है ये आइडियलिज्म और कॉन्सेप्चुअलिज्म के प्रति। दे क्रिटिसाइज, उनका जो कंटेंशन है किस बारे में, यूनिवर्सल एलिमेंट के बारे में। और यूनिवर्सल एलिमेंट मतलब एक जनरल विल होना। ओके, सो वो जनरल विल उसको ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल गुड को नहीं मानते, ये स्पेसिफिक गुड को मानते हैं कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। दे रिगार्ड द सर्च फॉर एसेंस अ मिस्टेकन परस्यूट एंड अकॉर्डिंग टू देम इट इज नॉट द एसेंस बट एग्जिस्टेंस विच इज रियल। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि एसेंस जो है वो एग्जिस्टेंस के बाद आएगी और सिर्फ एग्जिस्टेंस ही रियल है, उसी के बाद कोई वैल्यूज और चीजें जो है वो होंगी। सो अगर आप एसेंस की सर्च में घूम रहे हैं तो आप गलत घूम रहे हैं, पहले एग्जिस्टेंस जो है वो मैटर करेगी। ओके, सो आइडियलिज्म
नेचुरलिज्म के अगेंस्ट है, उसी के साथ साथ नेचुरलिज्म के भी अगेंस्ट है, क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरलिज्म को भी। सो नेचुरलिज्म क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, लाइफ जो है वो किसके सब्जेक्ट है, ये हमारा साइको जो फिजियोलॉजी है हमारी और बायोलॉजी है और केमिकल लॉज हैं उनके इर्द गिर्द घूमेंगे और एक यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। बट ये ऐसा नहीं मानते, ओके, ये इस चीज को एक अभिशाप मानते हैं, ये जो भी चीजें ये बोल रहे हैं, और ये घूम फिर के फोकस करेंगे मैन की फ्रीडम के ऊपर। और ये जैसे जैसे ये हमारे जेपी सैर्ट्रे हैं, इन्होंने भी ये चीज बोली कि इंसान इतना फ्री है, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंसान के पास इतनी फ्रीडम है कि उसको कभी कभी अपनी ही फ्रीडम से डर लगता है। तो वो इतनी फ्रीडम आपके पास है क्योंकि जैसे ही आप उस फ्रीडम को यूज करेंगे वैसे ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी क्योंकि वो आपका डिसीजन है। ओके, सो ये नेचुरलिज्म को भी क्रिटिसाइज करेगा, ये बात ध्यान रखिए। ये साइंटिफिक कल्चर को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी आ गई है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है और उसकी वजह से भीड़ बढ़ रही है, टाउन्स में क्राउडेडनेस हो रही है, और जब भीड़ बढ़ रही है तो इंडिविजुअल की अपनी पहचान खोती जा रही है। ठीक है, सो इंडिविजुअल जो है वो लॉस्ट होता जा रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं बड़े स्केल पे हो रही हैं, तो इंडिविजुअल की लाइक डिसलाइक जो है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। मतलब जैसे ये होता है ना कि मेजोरिटी ने तो इनको वोट दे दिया ना, जीत गए ये लोग, तो वो मेजोरिटी पे फोकस है, बड़े लेवल पे फोकस है सारी चीजों का, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं हो पा रहा है। और जब इंडिविजुअल और इनफैक्ट कंप्यूटर और बाकी सारी चीजें आ गई हैं, तो डिसीजन जो है वो भी स्टैट के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे, कंप्यूटर खुद ही डिसीजन ले लेता है, ह्यूमन की, इंडिविजुअल की इंटरफेरेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती बहुत बार। और वही चीज इनको खटकती है कि ह्यूमन का डिसीजन, जो इंडिविजुअल डिसीजन है, इंडिविजुअल चॉइस है, वो कहां गया। तो वो वहां से अगर गड़बड़ हो रही है तो ये उस चीज को फिर अपोज करेंगे। तो ये साइंटिफिक कल्चर को भी अपोज कर रहे हैं क्योंकि साइंस की वजह से मैन की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो गई है, कम हो गई है, इसीलिए ये साइंटिफिक फिलोसफी और कल्चर को अपोज करते हैं। ठीक है, अटेंशन ऑन ह्यूमन वीकनेस एंड सिक्योरिटी, साइंटिफिक जो हमारी लाइफ हो रखी है आजकल, सो इंडिविजुअल जो है उसमें उसको एक लाइफ ऑफ टेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन, फियर, सेंस ऑफ गिल्ट, ये सारी चीजों को मतलब इर्द गिर्द घूम रही है लाइफ। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो ब्लर हो गई है, जो फॉर ये होता है ना सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो चली गई है अब यहाँ पे। सो वो घूम फिर के किधर घूम रही है, वो वरीज के, एंजाइटी, टेंशन, उसके अराउंड घूम रही है चीजें। सो ह्यूमन वीकनेस में फोकस हो रहा है, वो चीज यहाँ पे इनको सही नहीं लग रही। तो ये ह्यूमन वीकनेस और सिक्योरिटी पे जो फोकस डाल रही है साइंटिफिक लाइफ, वो गड़बड़ हो रही है, वो इनका फीचर है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए और इंडिविजुअलिटी को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ओके, चीफ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो अकेला किसी ने नहीं बनाया, मतलब बहुत सारे फिलोसोफर्स की बातें मिला जुला के तब एग्जिस्टेंशियलिज्म बन रहा है। तो उसमें बहुत सारों में से कुछ एक फिलोसोफर्स नाम आपको याद रखने हैं। सोरेन किरकेगार्ड जो कि 1813 से 55, ये तो हमने पूरी स्टोरी इनकी पढ़ी ली है। फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म भी इनको बोला जाता है, ये बात याद रख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। ये सब्जेक्टिविटी और इंटेंसिटी पे फोकस करते हैं, घूम फिर के सब्जेक्टिविटी, चॉइस, ट्रुथ, इन चीजों के ऊपर फोकस आपको दिखेगा। ठीक है, और जब भी लाइफ की जब हम बात करेंगे ना, तो कोई भी पेनफुल डिसीजन आप लेते हैं तो उसमें एक बहुत ज्यादा एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी। सो वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज और एंजाइटी साथ साथ चलेंगे जब भी आप डिसीजन लेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट, ओके एक सेकेंड रुकिए, हाँ नेक्स्ट है फ्रेडरिच नीत्शे, ये नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरमैन की बात की है। डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरमैन को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ऊपरी तौर पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत डीप हो जाएगा कि आप ये याद रख लें कि जो फ्रेडरिच हैं इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरमैन की बात की है और ये बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की जब ये बात कर रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं क्रिश्चियनिटी जो है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? अगर आप उसकी जगह पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरमैन जो है वो इंप्लाई करते हैं तो, यानी मैन जो है वो खुद को भी सरपास कर जाए, ऐसी सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरमैन फ्रेडरिच के नाम से याद रखिए। मार्टिन हेडगर, ये इन्होंने एक बुक लिखी बीइंग एंड टाइम, और इन्होंने बहुत इंप्रेसिव एनालिसिस दिया ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, और बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी थीम्स होती हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में। सो बहुत सारी थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं, जो कि प्रोमिनेंट हैं, उनकी बात इन्होंने की। तो उन थीम्स में से इन्होंने केयर, एंजाइटी, गिल्ट, डेथ, इन सब की बात वहां पे की। ठीक है, सो इतना आप याद रखिए बस।
जीन पॉल सार्ट्रे, इन्होंने स्ट्रेस किया था मैन की एग्जिस्टेंस के ऊपर, जो कि प्रोसीड करेगी किसको, उसकी एसेंस को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आया है कि एग्जिस्टेंस प्रोसीड एसेंस, ये कौन सी उसके अंदर लिखा गया है फिलोसफी में, तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म में है। बट इस पे स्ट्रेस किसने दिया है, जीन पॉल सार्ट्रे ने, ठीक है, सार्ट्रे ने। मैन जो है वो खुद कुछ भी नहीं है, मैन इज नथिंग एल्स, बट क्या है, जो वो पर्पस बना के चलता है वो चीज है, उसको रियलाइज करना है कि वो सेल्फ है क्या, ठीक है। तो जो जो एक्शन, मतलब जो जो एक्शंस वो लेगा, उन्हीं अपनी जो चॉइसेस होंगी उन्हीं का मिला जुला के एक आदमी बनता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। जो उसकी लाइफ है वो उसके डिसीजन और उसके पर्पस के अराउंड घूमती है, ये बात याद रखिए, ओके। ये है वो कुछ एक थीम्स जी, जैसे एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी पे फोकस, फ्रीडम, चॉइस, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटी, फिनिट्यूड, देन डेथ, गिल्ट, एंजाइटी, नथिंगनेस, ये कुछ भी नहीं है इंसान, वो सिर्फ उसके एक्शंस और पर्पस के अराउंड घूमता है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी और ऑथेंटिक भी हो सकती हैं चीजें और इनऑथेंटिक भी हो सकती हैं। कम्युनिटी, इंटरसब्जेक्टिविटी, तो ये वर्ड्स एक बार थोड़े से पढ़ लीजिए, मतलब नजर से निकल गए तो आपको पता होगा कि ये थीम्स में इंक्लूडेड है या नहीं है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वो है फ्रीडम, डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन की जगह कई बार आपको चॉइस भी लिखा मिल सकता है, यानी फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेनली क्वेश्चन इन्हीं 3 वर्ड के अराउंड आया है आज तक। जब भी हम थीम्स की बात करेंगे तो फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 थीम्स जो है वो रहेंगी किसकी, एग्जिस्टेंशियलिज्म की। मतलब बहुत सारी है बट ये इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है जब भी हम एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब ओवरऑल घूम फिर के बात तो वही आ गई ना कि आप फ्री हैं, बिल्कुल आप अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, लेकिन जो भी डिसीजन आप लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर टोटली आपकी रहेगी, ओके। घूम फिर के यही बात इस पैराग्राफ में बताई गई है। और इसके अलावा और भी ग्रुप बताए गए हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम के, जो मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड में बता दिया। अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या चीज एग्जिस्टेंशियलिज्म में आएगी और क्या चीज नहीं आएगी। सो वो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें तो डेफिनेटली एग्जिस्टेंशियलिज्म में हैं। तो ह्यूमन की फ्री विल, ये तो रहेगी एग्जिस्टेंशियलिज्म में, क्योंकि हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बार बार चॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें तो रहेंगी। ह्यूमन नेचर जो है वो किसके द्वारा चूज किया जा रहा है, आपकी लाइफ चॉइसेस, मतलब आपकी चॉइस है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो आप जो हैं वो आपकी चॉइसेस की वजह से हैं, ठीक है। अ पर्सन इज बेस्ट व्हेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल नेचर, फाइटिंग फॉर लाइफ। तो वो पर्सन बेस्ट माना जाता है उस टाइम पे जब आप खुद के ही अगेंस्ट, खुद के नेचर के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं लाइफ के लिए कि मुझे ये करना है। सो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब आप किसके अगेंस्ट, खुद के ही नेचर के अगेंस्ट। डिसीजंस जो है आर नॉट विदाउट स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी आप डिसीजन लें उनका कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, कॉन्सिक्वेंस, कोई चीजें ना हो, कभी कोई गिल्ट ना हो, वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रैशनल नहीं होती, बहुत बार बस हमने डिसीजन ले लिया भले ही वो लॉजिकल है नहीं है। सो बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो लॉजिकल नहीं होती बट फिर भी करती हैं एग्जिस्ट, ओके। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन जो है वो बहुत क्रूशियल है यहाँ पे, क्योंकि आपको अपनी चॉइसेस का और अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, वही चीज है। सोसाइटी जो है वो अननेचुरल है एंड इट्स ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सेक्युलर रूल्स जो है वो, जो भी सोसाइटी के ट्रेडिशनल रूल्स हैं वो आर्बिट्रेरी हैं, उन पे फोकस नहीं करना है, हमें अपनी चॉइसेस पे फोकस करना है, ओके। क्योंकि सोसाइटी हमारे लिए बनाई गई है, हम सोसाइटी के लिए नहीं। वर्ल्डली डिजायर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्यूटाइल हैं, व्यर्थ हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, ओके। अब कुछ कुछ चीजें हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, उनमें से कुछ एक चीजें हैं जिनको ये सपोर्ट नहीं करते। तो ये वेल्थ को, प्लेजर को, ऑनर को, ये सारी चीजों को सपोर्ट नहीं करते। सोशल वैल्यूज और स्ट्रक्चर अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं है, ये उसको भी सपोर्ट नहीं करते। जो अभी भी मैंने बताया कि सोशल वैल्यूज और स्ट्रक्चर जो है वो आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, ना कि आप उनके लिए। सो अगर वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं दैट मीन्स मतलब गड़बड़ हो रही है ना, आपको खुद को कंट्रोल करना है, आपकी खुद की चॉइसेस होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो चॉइसेस उनके अकॉर्डिंग हो रही हैं, ओके। एक्सेप्ट व्हाट इज एंड दैट इज इनफ इन लाइफ। तो अगर ये आप एक्सेप्ट कर लें कि जो है ठीक है और इतना ही बहुत है लाइफ के लिए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना मतलब एक पर्पस तो ढूंढना है ना लाइफ का, और उसके लिए काम करना है। फिर अगर आप पहले से ही एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है 2 रोटी का गुजारा चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, सो वो गड़बड़ है यहाँ पे, वो चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अगर आप मान रहे हैं कि जो है उतना ही इनफ है तो वो गलत है,
ठीक है। साइंस जो है वो हर चीज को बेटर बना दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये इस चीज को भी सपोर्ट नहीं करते कि साइंस कैन एंड विल मेक एवरीथिंग बेटर, क्योंकि साइंस अगर किसी चीज को बेटर कर रही है तो इंडिविजुअलिटी कम हो रही है, इसीलिए ये साइंटिफिक कल्चर को भी क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट है उसके, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। पीपल आर बेसिकली गुड बट रूइंड बाय सोसाइटी और एक्सटर्नल फोर्सेज, नहीं, इनका मानिए इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। ये मानते हैं कि इंसान को, मतलब ऑब्वियसली आपकी चॉइसेस हैं, तो जो भी आप हैं वो आपकी चॉइसेस की वजह से है ना, तो आप सोसाइटी या एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे बोल सकते हैं कि इनकी वजह से आप सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत सिचुएशन हो गई। आई वॉन्ट माई वे नाउ या इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो कि ये तो मेरी गलती है ही नहीं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो ये मेंटालिटी जो है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब ये मेंटालिटी यहाँ पर जो, अगर ये मेंटालिटी आपकी है कि इट इज नॉट माई फॉल्ट, तो ये उसको सपोर्ट नहीं करता एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, सो ये हमने पढ़ा व्हाट इज, मतलब क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म और क्या नहीं है। अब हम इसकी एजुकेशनल फिलोसफी पे आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये तभी हम समझ पाएंगे एजुकेशनल फिलोसफी भी अगर हमें अब तक की बातें समझ आई होंगी, क्योंकि अब तक की बातों में चॉइस, अवेयरनेस, खुद के ऊपर काम करना, खुद सर्च करना चीजों को, फ्रीडम, डिसीजन, और डिसीजन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं गिल्ट, वो जो थीम्स हमने पढ़ी हैं इतनी सारी, तो वो सारी की सारी चीजें अगर आपको समझ आई हैं तो आप इजीली इसकी फिलोसफी समझ पाएंगे, एजुकेशनल फिलोसफी। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन का एम क्या है। ओके, सो एजुकेशन का एम यही तो है कि जो भी ह्यूमन कंडीशन है उसके बारे में और उनकी चॉइसेस के बारे में एक इंसान को अवेयर करवाया जाए और एक कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप की जाए। किसके बारे में? फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम टू चूज, कि आप फ्री हैं अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग और उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। ओके, सो ये एम है एजुकेशन का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ नॉलेज जो है वो किसके बारे में दे रहे हैं, ये ह्यूमन कंडीशन और चॉइसेस के बारे में। और इंसान को, बच्चे को, जब भी हम एजुकेशन की बात करेंगे तो हमें उसकी चीजों से, उसकी फ्रीडम, उसकी चॉइसेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीजों से उसको अवगत कराना है, अवेयर कराना है और एक कॉन्शियसनेस उसके अंदर डेवलप करनी है। ये एजुकेशन का काम है और यही एजुकेशन का एम है। ओके, हेंस जो नोशन ऑफ ग्रुप नॉर्म्स जो है, अथॉरिटी है, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, या ये सारी की सारी जो भी सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, ये जितने भी एम्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान की चॉइस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कुछ एक चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, फ्यू स्टैंडर्ड्स को या कस्टम्स को या इटर्नल ट्रुथ को, जिसको ये क्या बोलते हैं, मतलब वो होता है ना कि कुछ एक चीजों को आप मान रहे हैं और बाकी चीजों में आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन का काम इतना सा है, एम जो है एजुकेशन का, कि आप एक कॉन्शियसनेस बच्चे में डेवलप करें ताकि उसको फ्रीडम, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके बारे में आप समझा सकें। टोटल डेवलपमेंट पे ये फोकस कर रहे हैं। इनका एम है कि एजुकेशन के थ्रू हमें कंप्लीट पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ठीक है, सो एजुकेशन का एम होना चाहिए कि वो होल मैन को क्रिएट, मतलब डेवलप करे, ना कि किसी, मतलब सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। हमें टोटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। सो कैरेक्टर फॉर्मेशन और सेल्फ रियलाइजेशन पे हमें फोकस करना है, जो भी हम बात करेंगे कि बच्चा खुद के बारे में रियलाइज कर सके चीजों को और एक कैरेक्टर फॉर्मेशन उसकी हो सके। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्लासरूम में सब्जेक्ट मैटर टेक्स सेकंड प्लेस टू हेल्पिंग द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट देमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। सो जो भी चीजें हैं, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर को भी हम सेकंड प्लेस पे रख रहे हैं, सबसे पहले प्लेस पे हम सेल्फ रियलाइजेशन को रख रहे हैं कि हमें एक अच्छा कैरेक्टर फॉर्मेशन करना है बच्चे का, और सेल्फ रियलाइजेशन उसको समझाना है कि होता क्या है। Okay, since feeling is not divorced from reason in decision making, the existentialist demand the education of whole person, not just mind. तो ये सिर्फ माइंड की एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे, तो हम जो फीलिंग्स हैं उनको और जो हम डिसीजन लेने दिमाग से उनको अलग तो नहीं कर सकते ना, सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, इसलिए हमें सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, ना कि सिर्फ माइंड के डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ओके, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट रहेगा। सब्जेक्टिव नॉलेज डेवलप करनी है, अभी तक हमने पढ़ी है ना सारी चीजें फिलोसफी में कि ये सब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट एज में जो कि साइंस की एज है, तो बहुत सारी ऑब्जेक्टिव नॉलेज आपको दिखेगी, लेकिन हमें घूम फिर के फोकस करना है सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर, वो हमें बच्चों को प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी पे फोकस रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, जो अभी आजकल इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, तो ये मतलब ये वाला जो एनवायरमेंट है ये
वैल्यूलेस है बिल्कुल। हमें ये किसमें हेल्प करता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने में, करप्शन, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीजों पे, मतलब इन सब चीजों को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। बट हमें इन सब चीजों को नहीं बढ़ाना है, हमें एनवायरमेंट जो है स्कूल्स में वो बेटर करना है, ठीक है। तो दिस एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट कौन सा, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है, क्रिएट करना है। तो जो स्कूल का जो लर्निंग एनवायरमेंट की बात करते हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्शियसनेस का एनवायरमेंट होना चाहिए, ओके। या मतलब आप खुद के बारे में कॉन्शियस है, आपको पता है चीजें, आप मतलब होता है ना कि खुद सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में आप अवेयर हैं। सो वो एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि चॉइस पे जो फोकस है तो बच्चों की चॉइस का ही ध्यान रखा जा रहा है। सो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को के ऊपर फोकस करते हैं। बच्चे को फुल फ्रीडम जो है वो दी जानी चाहिए। टीचर जो है वो बच्चे को हेल्प करे उसको जानने में, मतलब बच्चा जब खुद को जानने की कोशिश कर रहा है तो टीचर जहां बच्चे को दिक्कत आ रही है वहां उसकी हेल्प करे, ओके। फ्रीडम जो है वो बहुत जरूरी है नेचुरल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप उसको फ्रीडम देंगे तो वो अपने आप जो डेवलप हो रहा है, अपने आप को जो जान रहा है, वो चीजें हो पाएंगी, ओके। एजुकेशन शुड कन्वर्ट इम्परफेक्शन इनटू परफेक्शन। सो एजुकेशन जो है वो परफेक्शन, चीजों को परफेक्ट करने में हेल्प करे। एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड एंड एबिलिटीज, डेफिनेटली। सो उनकी नीड और एबिलिटीज के बेसिस पे, मतलब इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर फोकस किया जाए। रिलेशन ऑफ द चाइल्ड टू हिमसेल्फ शुड बी स्ट्रेंथन्ड। सो एजुकेशन से हमें ये कोशिश करनी है कि वही घूम फिर के आप देख रहे होंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस है, कि बच्चा खुद को जान पाए। अगर वो खुद को जान पाएगा, अवेयर हो पाएगा, तो वो अपने हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से डिसीजन ले पाएगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा, ओके। करिकुलम की बात करें तो ये करिकुलम ये प्रेफर करते हैं फ्री लर्नर, कि लर्नर को, मतलब लर्नर जो है वो फ्री है अपना करिकुलम चूज करने के लिए। ये चीज पे फोकस करते हैं, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जो हम लिमिटेशंस में भी बात करेंगे, ठीक है। सो लर्नर वुड चूज द नॉलेज दे विश टू पोजेस। तो लर्नर खुद चूज करेगा कि उसको क्या सीखना है, ठीक है। सो करिकुलम जो है वो जो सिस्टमैटिक नॉलेज या स्ट्रक्चर डिसिप्लिन जो हम आज तक करते आए हैं उसको ये सपोर्ट नहीं करते, ये उस चीज को अवॉइड करते हैं। और ये लर्नर के ऊपर फोकस रखते हुए कि वो चूज करेगा कि उसकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमने स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें कर दी तो उसकी क्रिएटिविटी, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें जो है वो मर जाएंगी, ओके। एग्जाम्पल दे रखा है, रादर देन एम्फसाइजिंग, जैसे आप हिस्टोरिकल इवेंट्स पे फोकस करते हैं, ये बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल इंडिविजुअल के एक्शन पे फोकस कीजिए ना, कि किस इंसान ने कौन से टाइम में, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया। तो आप हिस्ट्री में इवेंट आपने पूरा का पूरा जो है, मान लो कोई पर्टिकुलरली प्लासी का युद्ध जो है वो डिस्कस कर दिया, लेकिन उस प्लासी के युद्ध में कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, उसने किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया, उस पे फोकस कीजिए, ओके। सो करिकुलम में ये हिस्टोरिकल इवेंट्स की बजाय हिस्टोरिकली इंडिविजुअल ने क्या एक्शन लिए उन पे फोकस करना चाह रहे हैं, ताकि स्टूडेंट भी उसके नेचर के हिसाब से उन चीजों को सीख पाए, वो अपना बिहेवियर डेवलप कर पाए कि वो कैसे डिसीजन लेगा, ओके। सो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच जो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रियलिस्ट अप्रोच के जो हम चीजें पढ़ाते हैं, करते हैं, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट माना जाएगा। साइंस जो है वो इनर रियलाइजेशन और अचीवमेंट ऑफ पीस में हेल्प नहीं करती, इसलिए ये साइंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन कीपिंग विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कंटेम्प्रेरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो ये बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ साइंस, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि साइंस मत पढ़ाओ और साइंस को इग्नोर कर दो, ठीक है, ठीक है, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आप उसको इग्नोर मत कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज, एथिक्स, रिलीजन, ये सारी चीजें भी साथ साथ कोर्सेज में ऐड कीजिए, अपने करिकुलम में ऐड कीजिए। जैसे मान लो आप, ये होता है ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वहां पे साइंस के साथ साथ कुछ एक लेक्चर फिलोसफी के, एथिक्स के, सोशल स्टडीज के, ये सारी चीजें भी उनके करिकुलम में होनी चाहिए, ऐसा इसका मानना है, ओके। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है ऑब्वियसली आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस से ही बनते हैं ना, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करेंगे कि आपने क्या चूज किया है, ठीक है। तो जो चॉइस जो है वो पर्सनल होती है, तो पर्सनल और सब्जेक्टिव रहेगी, तो आपके एक्सपीरियंसेस भी इमोशनल, एस्थेटिक, फिलोसॉफिकल जो है वो चीजें रहेंगी, ओके। लिटरेचर, ड्रामा, फिल्म मेकिंग, आर्ट, सोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन कंडीशंस को या उनकी चॉइसेस को पोर्ट्रे करते हैं, और घूम फिर के
हम तो चॉइसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। सो क्लासरूम जो है वो इस तरीके के मटेरियल में रिच होना चाहिए जहां पे बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाए। स्कूल वुड बी अ प्लेस जहां पे टीचर और स्टूडेंट जो है वो डायलॉग करें, या जो हमने बोला ना मतलब डिस्कशन करें अपनी जिंदगी और अपनी चॉइसेस के बारे में। तो वो वहां से जब चॉइसेस के बारे में डिस्कशन होगा तो बच्चा खुद को एक्सप्रेस भी कर पाएगा और खुद को समझेगा, तभी एक्सप्रेस करेगा ना, तो वो खुद को समझ भी पाएगा। तो वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। टीचर पहले तो खुद सेल्फ रियलाइजेशन अचीव किया हुआ हो, मतलब टीचर को भी पता हो कि अगर हम एग्जिस्टेंशियल अप्रोच की बात कर रहे हैं सो टीचर खुद उस मतलब इसमें क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है ना, तो टीचर को खुद को सेल्फ रियलाइजेशन पहले हो, ठीक है, उसने वो चीज एक्सपीरियंस की हो, तभी वो स्टूडेंट्स को उस प्रोसेस के बारे में गाइड कर पाएगा टीचर। सो टीचर का रोल है कि बच्चों को उस पाथ के लिए एक्सपोज करना, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जहां पर वो फ्रीली वो चीजें चूज कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। सो ये इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, जितने भी हमारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट मेथड्स होंगे, सो वो इंडिविजुअल पे, उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, सेल्फ एक्सप्रेशन पे, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ पेस, इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैसा होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है वो कंप्लीटली फ्री है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने सेल्फ के बारे में जानने के लिए। टीचर उसको गाइड करेगा ताकि टीचर की गाइडेंस के अंडर आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए। स्टूडेंट जो है उस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करेंगे एंड इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और जो टीचर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है डिसिप्लिन, बच्चे उसी हिसाब से चलेंगे। पर्पस क्या है? फ्रीडम देने का, ताकि फुल डेवलपमेंट जो है उनकी नेचुरल इंडिविजुअलिटी के हिसाब से हो पाए, ठीक है। रिलीजियस और मोरल एजुकेशन पे फोकस है। जैसे हमने देखा कि सोरेन, जो कि ये है हमारे फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म है, सोरेन किरकेगार्ड, उन्होंने थर्ड स्टेज क्या बताई थी लाइफ की? रिलीजियस स्टेज बताई थी। तो रिलीजियस और मोरल एजुकेशन पे भी ये फोकस करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि रिलीजियस पाथ जो है, हमने बोला था ना कि ये ट्रांसेंड पाथ है और बिल्कुल मतलब यहां तक पहुंचना और इसके बियॉन्ड पहुंचना, जो अच्छे से फेथफुली लॉज को फॉलो करेंगे वही पहुंच पाएंगे। सो वही चीज है कि रिलीजियस एजुकेशन जो है वो बच्चे को अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सिखा रही है, ठीक है, कि आप कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या चीजें हैं, कैसे रिलीजियस पाथ को फॉलो करके आप सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, इसलिए रिलीजियस और मोरल एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जब हमने करिकुलम पढ़ा था उस टाइम पे भी हमने देखा अभी कि जरूरी है। क्या जरूरी है? करिकुलम के दौरान हमने बोला ना कि ह्यूमैनिटीज, रिलीजन, ये सारी चीजें भी हमें साइड बाय साइड, साइंसेस के साइड बाय साइड ऐड करनी है। ओके, डेफिनेटली कुछ एक लिमिटेशंस रहेंगी। तो जो चीजें हमने पढ़ी, जैसे हम बोल रहे हैं कि बच्चा अपना करिकुलम खुद चूज करेगा, बट ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से हम एम्स, एजुकेशन का एम, करिकुलम, मेथड्स, ये सब तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो इससे क्या हो जाएगा, एक मतलब क्योस हो जाएगा और ये सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज करनी इम्पॉसिबल हो जाएंगी। सो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें चॉइस देनी पड़ेगी, फ्रीडम देनी पड़ेगी बच्चे को हर स्टेप पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, टीचर की इंडिविजुअल रिलेशनशिप में, क्लोज रिलेशनशिप बोल रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे, इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारा टाइम और एफर्ट हमें चाहिए होगा। तो बहुत बार तो टाइम ही नहीं होता, कोर्सेज कंप्लीट करवाने तक का टाइम नहीं होता, ठीक है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस जो कि मैनिपुलेट कर रही हैं बच्चे के बिहेवियर को, तो वो तो डेफिनेटली फ्री चॉइस के अगेंस्ट हो गई। जो हम फ्री चॉइस बोल रहे हैं बार बार, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्री चॉइस जो है उसको वायलेट कर रही है, क्योंकि वो बच्चे का बिहेवियर जो कि उसके अकॉर्डिंग नेचुरली डेवलप होना चाहिए था, यहां पर हम उसको अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी टीचिंग प्रैक्टिसेस, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, वो जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं इन चीजों में। तो वो एक लिमिटेशन हो गई कि फ्री चॉइस के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। ओके, देयर आर सम एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कुछ एक एरियाज हैं जहां पे, जो मैंने बोला ना, अथीस्ट जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, और जो ट्रेडिशनल है, जो कि थीस्ट है, मतलब जो मानते हैं भगवान को। सो जो नास्तिक और आस्तिक है, वहां पर भी कुछ एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि अभी तक ढंग से क्लियर नहीं हुए हैं। फॉर्मर कंप्लीट डिनायल ऑफ एंड जो स्टार्ट, ये जो एथिस्ट है, ये डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन में किसी बाहरी फोर्स का, मतलब भगवान का या कोई भी और बाहरी पावर का जो इंटरफेरेंस है वो मना करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, डिनाई करते हैं वो चीज को, कि कोई भी चीज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जो आप काम नहीं करना चाहें वो करवा सके। ओके,
जबकि ट्रेडिशनल में उल्टा है कि रिलीजन एग्जिस्ट करता है, वहां तो जो थीस्ट है, वो आस्तिक है, वहां तो रिलीजन एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ जो सब्जेक्टिविटी है वो एक तरीके से रेडिकल सब्जेक्टिविटी है, वो एक इशू हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल या जो मॉडर्न व्यूज हैं वो मतलब उसके अंदर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लस जो यहाँ पे हम रेडिकल सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मेल नहीं खाती चीजें। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म में हम सब्जेक्टिविटी बोल रहे हैं प्लस जो साथ के साथ जो ट्रेडिशनल या बहुत सारे मॉडर्न व्यूज हैं इसके बारे में, वो थोड़े से क्लैश नहीं करते, अलग अलग हैं, बिल्कुल दूर हैं। तो वो क्या हो गया, हमारे पास लिमिटेशन आ गई उसकी कि ये चीजें साथ में काम वर्कआउट जो है वो नहीं कर रही हैं। ओके, सो आई होप आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरा समझ आया होगा कि कैसे जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म में फ्रीडम पे फोकस है, चॉइस पे फोकस है, और ऑब्वियसली एजुकेशनल फिलोसफी भी फिर इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि आप कैसे जो है वो बच्चे को फ्रीडम देते हैं, उसकी चॉइस के हिसाब से काम करने देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।